गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना क्लास नाइन्थ का 9th चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें जानते हैं कि फोर्स की क्या डेफिनेशन होती है, क्या होता है फोर्स, किस वजह से होता है, और लॉज ऑफ मोशन जानेंगे जो न्यूटन्स ने 3 अपने मोशन के ऊपर लॉज दिए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, इन द प्रीवियस चैप्टर वी डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इन टर्म्स ऑफ इट्स पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। आपने जो प्रीवियस चैप्टर था मोशन का, उसमें आपने पढ़ा था, वेलोसिटी पढ़ी थी, डिस्टेंस पढ़ी थी, एक्सीलरेशन पढ़ा था, और यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़े थे। तो उसमें आपको क्या लगता था कि वाई डज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विद टाइम, कि जो स्पीड होती है ऑब्जेक्ट की वो टाइम के साथ क्यों चेंज होती है। डू ऑल मोशंस रिक्वायर अ चेंज, के हर मोशन में चेंज की जरूरत होती है। इफ सो व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस कॉज, अगर होती है तो उस चीज के पीछे क्या वजह होती है। तो एक जो साइंटिस्ट थे, गैलीलियो गैलीली एंड आइजैक न्यूटन, इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलके जो फोर्स है और जो लॉज ऑफ मोशंस हैं, इसके बारे में हमें इस चैप्टर में बताया है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मोशन को चेंज होने में क्या कॉज होता है, क्या कारण होता है। तो मोशन की चेंज होने की जो वजह होती है, कारण होता है, वो होता है हमारा फोर्स। तो फोर्स क्या होता है, तो जैसे कि आप डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हो किसी चीज़ को, कोई चीज़ अगर रखी है तो अगर आप उसको हिट करते हो, जैसे फुटबॉल एक आप हिट करोगे तो वो मोशन में आ जाएगी, या किसी मूविंग चीज़ को क्या करते हो आप, रोकने की कोशिश करते हो, तो उसको क्या करते हो आप, थोड़ा सा अपने हाथ से उसको रोकते हो। तो किसी भी चीज़ को पुश करना, या किसी भी चीज़ को पुल करना, खींचना, या किसी भी चीज़ को हिट करना, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये फोर्स होती हैं। तो इसके पीछे जो डेफिनेशन लिखी है आपकी बुक में, वो है, द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स इज बेस्ड ऑन द पुश, हिट और पुल। कि फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो किस चीज़ पे बेस्ड है, कि आप किसी चीज़ को पुश कर रहे हो, पुल कर रहे हो, या फिर हिट कर रहे हो। लेट अस नाउ पॉन्डर अबाउट अ फोर्स, व्हाट इज इट। तो हम फोर्स के बारे में जानते हैं कि ये होता क्या है। However, we always see or feel the effect of a force. It can only be explained by the describing what happens when a force applied to an object. कि जब अपन किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है। पुशिंग, इटिंग एंड पुलिंग टू अ ऑब्जेक्ट, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं, हिट करते हैं या पुल करते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो मोशन में आ जाता है। तो फोर्स के कारण क्या हो रहा है, कोई भी चीज मोशन में आ रही है। From your studies in earlier classes, you are also familiar with the fact that a force can be used to change the magnitude of the velocity. तो फोर्स क्या क्या कर सकता है, आपकी जो मोशन चेंज कर रहा है तो आपकी जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा, जितनी वेलोसिटी होगी उसको भी चेंज कर सकता है, उसको बढ़ा सकता है, उसको कम कर सकता है। चेंज इन इट डायरेक्शन, किसी भी चीज की डायरेक्शन चेंज कर सकता है फोर्स। और चेंज इन इट्स शेप एंड साइज, किसी भी चीज की साइज या शेप को चेंज कर सकता है। आपको बुक में पेज नंबर 114 पे कुछ एग्जांपल्स की पिक्चर्स बनी हुई हैं, आप देख सकते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है अपना बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, की जो बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। एक अपने पास कार्डबोर्ड का बॉक्स है, इस पे आपने दो स्ट्रिंग्स लगा दी हैं दोनों तरफ। अब क्या करेंगे आप, अगर आप इसको, एक्स साइड हो गई, ये हो गई इसकी वाई साइड, अगर आप इसको एक्स साइड से खींचोगे और बाई साइड से नहीं खींचोगे, तो ये जो बॉक्स है वो एक्स साइड जाएगा। अगर आप इसको बाई साइड से खींचोगे तो वो बाई साइड जाएगा। और जब अगर आप इसको दोनों साइड से बराबर फोर्स से खींचते हो तो वो कहीं नहीं जाएगा, बीच में ही रहेगा। तो जब किसी ऑब्जेक्ट पे आप दोनों साइड से बराबर फोर्स लगा रहे हो, अपोजिट फोर्स लगा रहे हो, तो इस ऐसी सिचुएशन में इस फोर्स को क्या बोलेंगे हम, बैलेंस फोर्स बोलेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, दोनों तरफ से जो फोर्स लग रहे हैं वो बैलेंस हो रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आप इस तरफ थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाते हो और इस तरफ से थोड़ा कम फोर्स लगाते हो, तो ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, ये इस तरफ जाएगा।
तो इस कंडीशन में जो फोर्स होंगे वो बैलेंस नहीं होंगे एक दूसरे के, अनबैलेंस होंगे, ये ज्यादा होगा ये वाला कम होगा, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मूव करेगा। तो ये होता है बैलेंस और अनबैलेंस ऑब्जेक्ट्स। इसके बाद आपको नीचे एक डायग्राम दिया है, फिगर दिया है 9.4, उसमें आप देख सकते हो जब उसमें दो बच्चे हैं एक बड़े से कार्डबोर्ड बॉक्स को पुश कर रहे हैं, तो पहले जब वो धीमे धीमे थोड़ी ताकत लगाते हैं तो बॉक्स क्या होता है, मूव नहीं करता है। क्यों मूव नहीं करता है? क्योंकि जो फ्रिक्शन फोर्स है, एक होता है फ्रिक्शन फोर्स जिसके बारे में आपको पढ़ना है, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स होता है दो सरफेसेस के बीच में जो फोर्स लगता है। जब दो सरफेस आपस में अ, एक दूसरे के ऊपर रहती हैं तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है उसको बोलते हो आप फ्रिक्शन फोर्स। तो जैसे एक कार्डबोर्ड उसमें रखा है बड़ा सा, और दो बच्चे इस तरफ से उसको पुश कर रहे हैं, बच्चे ने मान लो इस तरफ पुश किया, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स कब लगता है? फ्रिक्शन फोर्स होता है अपोज करता है, उस चीज को मूव करने से अपोज करेगा। तो अपन इस बॉक्स को इस तरफ मूव कराना चाहते हैं, लेकिन वो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा? इस तरफ। तो सबसे पहले जब हमने बताया कि जब बच्चे इसको धीमे से ढकेल रहे हैं तो ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स इसको बैलेंस कर रहा है। यहाँ पे बताया था अभी बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स इसको बैलेंस कर रहा है। तो ये दोनों फोर्स आपस में अपोजिट में बैलेंस हो रहे हैं, और बैलेंस हो रहे हैं तो ये मूव नहीं कर रहा है। इसके बाद उन्होंने थोड़ा और जोर से ढकेला, लेकिन अभी भी क्या हो रहा है, फ्रिक्शन फोर्स उस फोर्स के बराबर है, तो फिर से ये मूव नहीं करेगा। लेकिन जब थर्ड अटेम्प्ट में हम थोड़ा और फोर्स लगाएंगे, थोड़ा और पुश करेंगे, तो क्या होगा, हमारा जो फोर्स है वो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा हो जाएगा। तो जब हमारा फोर्स फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाएगा तो वो जो कार्डबोर्ड बॉक्स है वो क्या करेगा, मूव करने लगेगा, अपनी पोजीशन चेंज कर देगा। एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी व्हेन द फोर्स pushing or friction force acting on the object are balanced and there is no net external force on it। अब बात करते हैं कि एक तो फ्रिक्शन फोर्स हो गया और एक हो गया अपना पुशिंग फोर्स हो गया। एक तो हम पुश कर रहे हैं और एक फ्रिक्शन फोर्स जो अपने आप लगता है। तो इसने बोला है कि जब ऑब्जेक्ट क्या करेगा, अपनी एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी गेन करेगा, मतलब एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एक ही वेलोसिटी में चलता रहेगा। आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़ाई थी पिछले चैप्टर में मोशन में, कि जब टाइम इक्वल टाइम इंटरवल्स में वेलोसिटी बिल्कुल सेम होती है तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी में आ जाएगा, कब आ जाएगा, जब फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा हमारा पुशिंग फोर्स होगा। लेकिन उस टाइम पे कोई भी नेट क्या नहीं होना चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स नहीं होना चाहिए, कोई भी दूसरे एक्सटर्नल फोर्स नहीं होना चाहिए, तब ये यूनिफॉर्म मोशन में आ जाएगा। तो अब बात करते हैं हम न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ की। ये फोर्स हो गया हमारा। अब न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो गैलीलियो थे उन्होंने क्या किया, डिड्यूस दैट ऑब्जेक्ट्स मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड व्हेन नो फोर्स एक्ट ऑन देम। गैलीलियो ने क्या बताया कि ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करते हैं जब उन पे कोई फोर्स नहीं लगता है। तो ये कैसे बताया, ये एक एग्जांपल के जरिए बताया। जैसे मान लो एक यहाँ पे एक प्लेन है, ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, यहाँ पे हमने एक मार्बल, मार्बल मतलब एक मार्बल की बॉल रख दी, एक गोल। अब क्या करेंगे, जब इसको हम यहाँ से फ्री करेंगे, छोड़ देंगे, तब ये कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। और सेम हाइट पे एक और इंक्लाइंड प्लेन बना दिया, तो ये मार्बल की जो बॉल है वो कहाँ जाएगी, वो यहाँ से जाएगी, फिर कहाँ जाएगी, फिर यहाँ तक जाएगी। अब इसके पीछे का जो नियम है वो क्या है, ये देखना है आपको। जो भी मार्बल, उसने क्या बोला, उसकी पहले आप डेफिनेशन पे जाओ। दैट ऑब्जेक्ट्स मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड व्हेन नो फोर्स एक्ट्स ऑन देम।
कि ऑब्जेक्ट मूव करता है एक कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट वेलोसिटी से, जब उसके ऊपर कोई भी फोर्स ना हो। मतलब आप अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को मूव करा रहे हो, तो अगर कोई भी अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो वो उसी कांस्टेंट स्पीड से मूव करती रहेगी। लेकिन प्रैक्टिकली ये संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है हमारी अर्थ पे, और फ्रिक्शन फोर्स भी लगता है, और एयर के द्वारा क्या लगता है, रेजिस्टेंस भी लगता है। तो ये प्रैक्टिकली प्रूफ या प्रैक्टिकली संभव नहीं है। तो ये तो ठीक है जब नो नो नेट एक्सटर्नल फोर्स लगे। इसके बाद उसने बताया, ही ऑब्जर्व दैट व्हेन अ मार्बल रोल्स डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस। जब आप मार्बल को छोड़ते हो तो इसकी वेलोसिटी क्या होती है, बढ़ती है। बढ़ती क्यों है इसकी वेलोसिटी? क्योंकि नीचे क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स उस मार्बल को अपनी तरफ खींचेगा, तो उसकी वेलोसिटी क्या है, बढ़ेगी। उसके बाद इन द नेक्स्ट चैप्टर यू विल लर्न दैट द मार्बल फॉल्स अंडर द बैलेंस अनबैलेंस्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो मार्बल फॉल्स हो रहा है, फॉल हो रहा है, यहाँ से फ्री हो रहा है, गिर रहा है। अनबैलेंस्ड फोर्स हो रहा है ग्रेविटी का, ग्रेविटी उसको खींच रही है। इसके बाद इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस व्हेन इट्स क्लाइंब अप। और जब यहाँ दोबारा आके यहाँ चढ़ने लगता है तो इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है, कम होने लगती है। जब ऊपर चढ़ेगा तो वेलोसिटी कम होने लगेगी। तो shows figure 9.5 shows a marble resting on an ideal frictionless plane inclined at both sides. It would roll down the slope and go up opposite side to the same height from which it was released. अब उसने ये भी बोला कि यहाँ से वो जितनी हाइट से गया है, इस हाइट को मान लो h, और दूसरी तरफ भी वो h हाइट तक जाके ही रुकेगा। तो गैलीलियो ने ये बताया कि जब नो नेट एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो ये जो मार्बल है वो दूसरी तरफ भी क्या होगा, सेम हाइट पे जाके रुकेगा। अगर मान लो हमारा प्लेन ऐसा नहीं होता, हमने इसका जो एंगल है वो क्या कर दिया, अब डिक्रीज कर दिया। ये इंक्लिनेशन का जो एंगल है वो डिक्रीज कर दिया और ऐसा स्लोप आ गया, तो क्या मार्बल यहाँ रुक जाएगा या यहाँ रुकेगा या आगे चला जाएगा? तो फिर भी मार्बल इसी की सेम हाइट पे रुकेगा। मतलब मार्बल तो यहाँ यहीं पे रुकेगा, ये भी हाइट h चाहिए। थर्ड केस में अगर हम मानते हैं कि हमने और इस प्लेन को एंगल नहीं दिया, प्लेन का एंगल रिड्यूसेस टू जीरो, जीरो पे हो गया, मतलब ये सीधा प्लेन हो गया, तो अब क्या होगा? अब आप सोच सकते हैं कि मार्बल आएगा नीचे और मार्बल यहाँ पे जाएगा, और मार्बल तब तक जाएगा जब तक वो अपनी हाइट गेन नहीं कर लेगा। तो इसका मतलब क्या है कि मार्बल हमेशा रोल करता रहेगा जब तक उस पे नो नेट फोर्स, नो एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। मतलब उस पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगना चाहिए। लेकिन ये प्रैक्टिकली संभव है क्या? नहीं है, क्योंकि जब मार्बल इस पे रोल करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। मार्बल इस तरफ जा रहा है, फ्रिक्शन फोर्स पीछे आ रहा है, एयर का रेजिस्टेंस लगेगा, ग्रेविटी लगेगी, तो धीमे धीमे जाके वो आगे रुक जाएगा। तो प्रैक्टिकली तो ये संभव नहीं है, लेकिन ये एक लॉ है जो आपको आपने समझा दिया कि जितने ऊपर से आप इंक्लिनेशन से किसी चीज को छोड़ोगे उतनी हाइट वो बिना एक्सटर्नल फोर्स के गेन करेगा। ठीक है। तो अगर आपको जब फ्रिक्शन फ्रिक्शन के बारे में पढ़ रहे थे, फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो फ्रिक्शनल फोर्स अगर बात किया कि फ्रिक्शनल फोर्स को आप कम कर सकते हो, खत्म तो नहीं कर सकते लेकिन आप कम कर सकते हो, तो कम आप कैसे करोगे? इसमें कैसे करोगे? आप लुब्रिकेंट का यूज करते हो किसी भी चीज में। जब फ्रिक्शन कम करना होता है तो ग्रीस या लुब्रिकेंट का यूज करते हैं हम। या फिर स्मूथ सरफेस होनी चाहिए। हमारी जो मार्बल है और हमारी जो इंक्लिनेशन प्लेन है, उन दोनों की सरफेस कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए। ये तो गैलीलियो ने बोला था। अब गैलीलियो के बाद अब बोलेंगे हमारे न्यूटन। न्यूटन क्या बोल रहे हैं? न्यूटन ने गैलीलियो के इस लॉ पर अपना पहला लॉ दिया और उन्होंने बताया, एन ऑब्जेक्ट्स रिमेन in a state of rest or in uniform motion in a straight line unless compelled to a change that state by an applied force। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी नेचुरल स्टेट में रहेगा। मतलब कि वो अगर रेस्ट में रहेगा
अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना पसंद करेगा, और अगर वो मूव कर रहा है तो मूव ही करना पसंद करेगा। ये उसकी टेंडेंसी है। इन अदर वर्ड्स, आपको दूसरे वर्ड्स में समझाएं, ऑल ऑब्जेक्ट्स रेजिस्ट अ चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन। हर ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट ऑफ मोशन को रेजिस्ट करता है। मतलब अगर वो रेस्ट में है और आप उसको मोशन में लाना चाहते हैं तो वो इस चीज का विरोध करता है, इस चीज को रेजिस्ट करता है। और अगर वो मूव कर रहा है, आप उसको रोकना चाह रहे हैं, तो वो इसको भी रेजिस्ट कर रहा है। इन अ क्वालिटेटिव वे, द टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब ऑब्जेक्ट्स टू स्टे एट रेस्ट और टू कीप मूविंग विद द सेम वेलोसिटी इज कॉल्ड इनर्शिया। तो इस जो टेंडेंसी को, कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, वो अपनी चेंज ऑफ स्टेट को रेजिस्ट कर रहा है, इस टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं? इस टेंडेंसी को हम बोलते हैं इनर्शिया, जो हमारा न्यूटन का पहला लॉ है। तो इनर्शिया के बारे में इन्होंने क्या डेफिनेशन दी? इन अ क्वालिटेटिव वे, द टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स को अनडिस्टर्ब करने की जो टेंडेंसी होती है टू स्टे एट रेस्ट और टू कीप मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, कि उसको रेस्ट में रहना है या फिर एक ही वेलोसिटी से, सेम वेलोसिटी से उसको मूव करना है, इसको बोलते हैं हम क्या? इनर्शिया बोलते हैं। इनर्शिया आपने बहुत एक्सपीरियंस भी करा होगा, जैसे कि आपको अगर बताते हैं, कुछ एग्जांपल्स देते हैं, जैसे कि आप मोटर कार में बैठते हो, तो जो कार होती है उसमें क्या होता है, आपको सीट बेल्ट लगाने को बोलते हैं। तो वो क्यों बोलते हैं सीट बेल्ट लगाने को? क्योंकि जो हमारी लोअर बॉडी होती है, मान लो ये अपनी कार की सीट है और यहाँ पे हम बैठे हैं, ठीक है? तो इसमें क्या होता है, जो हम बैठे हैं अब, तो हमारी जो लोअर सीट है, मतलब जो नीचे की बॉडी, लोअर बॉडी है, नीचे की बॉडी है, वो कार की सीट के साथ अटैच है, और जो ऊपर की बॉडी है वो कार की सीट के साथ अटैच नहीं है। मान लो हमारी कार चल रही है, लेकिन जब आप एकदम ब्रेक लगाते हो तो क्या होता है, कार रुकेगी, ये सीट कार के साथ अटैच जो थी वो रुक जाएगी, तो हमारी जो लोअर बॉडी है वो सीट के साथ अटैच है, ये भी रुक जाएगी। लेकिन अपर बॉडी जो अटैच नहीं है, वो क्या करेगी, वो इस चीज को रेजिस्ट करेगी और वो मोशन में ही रहेगी। तो अगर वो मोशन में ही रहेगी, आप एकदम से ब्रेक लगाते हो तो आप एकदम आगे आ जाते हो। तो ये सब क्यों होता है? ये इनर्शिया की वजह से ही होता है। ऐसे ही आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप बस में खड़े रहते हो और बस एकदम चलना स्टार्ट होती है तो आप एकदम पीछे को जाते हो। क्यों जाते हो? क्योंकि आपके जो फीट होते हैं, पैर होते हैं, वो बस के साथ अटैच होते हैं। बस मूव करेगी तो आपके फीट तो उसके साथ अटैच रहेंगे, लेकिन ऊपर की जो अपर बॉडी है वो रेस्ट में ही रहना पसंद करेगी उस टाइम पे, तो वो पीछे एकदम होती है। नीचे की लोअर बॉडी आगे हो जाती है, ऊपर की बॉडी अपनी जगह पे ही रह जाती है, इसलिए आप गिरने से बच जाते हैं। उसके बाद एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि एकदम आप कार में बैठते हो, एकदम आप टर्न करते हो उसको, एकदम टर्न करते हो तो क्या होता है, आप एक साइड झुक जाते हो। क्यों झुक जाते हो? क्योंकि आपकी बॉडी तो सामने थी, कार को मान लो इस तरफ टर्न किया उसने लेफ्ट में, आपकी ऊपर की बॉडी तो लेफ्ट में ही रहेगी, सामने ही मोशन कर रही है, लेकिन जो लोअर बॉडी जो कार के साथ अटैच है वो लेफ्ट में मूव कर जाएगी, तो आप एक तरफ वन साइड आप झुक जाओगे। तो ये तो था हमारा क्या? इनर्शिया। जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है उसको आप क्या बोल सकते हो? लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोल सकते हो। तो फर्स्ट लॉ यहाँ पे खत्म होता है, लेकिन फर्स्ट लॉ में जो एक छोटा सा टॉपिक है वो है इनर्शिया एंड मास, कि इनर्शिया और मास में क्या रिलेशन, क्या फंक्शन है। हम जानते हैं कि जब भी हम किसी एक खाली बॉक्स को, एक बड़ा सा खाली बॉक्स है, आप उसको पुश कर रहे हो तो उसमें आपको क्या लगता है, उसमें आपको कम फोर्स अप्लाई करना होता है। लेकिन जब आप एक भरे हुए बॉक्स को पुश करोगे तो आपको ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। सेम कंडीशन फुटबॉल में होती है। फुटबॉल को आप हिट करोगे तो कहीं दूर उड़ के जाएगी, कहीं दूर फ्लाई करेगी, लेकिन फुटबॉल के ही सेम साइज का अगर स्टोन होगा और आप बिल्कुल जितना फोर्स आपने इक्वल फोर्स फुटबॉल में लगाया था उसी फोर्स से आप स्टोन में, पत्थर में मारोगे तो आपको चोट लग जाएगी। अब तो क्या होता है इन सब केस में, क्या होता है,
इन सब केस से मैं सीधा सीधा पता चलता है कि हेवियर और मोर मैसिव ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ लार्ज इनर्शिया, कि जिनका वजन ज्यादा है उनमें इनर्शिया भी ज्यादा है, उनमें इनर्शिया भी ज्यादा है। इनर्शिया क्या है? इनर्शिया है अपोजिंग और रेजिस्टिंग फोर्स। आपको रेजिस्ट कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है, क्या रेजिस्ट कर रहा है? कि उसकी जो स्टेट है चेंज ना हो पाए। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहिए, और अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहना चाहिए। तो आपको इतना बस याद रखना है कि जो इनर्शिया है वो क्या है? वो मीजर है किसका? मास का। अगर मास ज्यादा होगा तो इनर्शिया ज्यादा होगा, मास कम होगा तो उस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया भी कम होगा। इसके बाद जो कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, पहला क्वेश्चन सेम इसी पे डिपेंड करता है कि उसने पूछा है बताओ किसमें मोर इनर्शिया है। तो पहला उसमें है रबर बॉल में या स्टोन बॉल में सेम साइज की, तो स्टोन बॉल में, स्टोन बॉल का ज्यादा वजन रहेगा। सेकंड बाइसिकल में या ट्रेन में, तो ट्रेन में ज्यादा वजन रहता है, तो ट्रेन में एनर्जी ज्यादा होगा। अ 1 रुपी कॉइन और अ 5 रुपी कॉइन, 1 रुपए के सिक्के में या 5 रुपए के सिक्के में, 1 रुपए का सिक्का हल्का होता है, 5 रुपए का सिक्का भारी होता है। तो 5 रुपए के सिक्के में जो हमारा एनर्जी है वो ज्यादा होता है। यहाँ पे हमारा फर्स्ट लॉ से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी वो खत्म होती हैं। अब न्यूटन का अपना जो अगली वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड लॉ के बारे में और थर्ड लॉ के बारे में। आज के लिए इतना ही। आप इसको पढ़ लेंगे और जो 4 क्वेश्चंस आपको दिए हुए वो आप अच्छे से कवर कर लेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।